हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक कुमार और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक फंडामेंटल प्रिंसिपल या हम उसे कहें लॉ, ओम्स लॉ के बारे में। फिर प्रीवियस क्लास की अगर हम बात करें तो आप लोग इस लॉ को पढ़ चुके होंगे और जानते भी होंगे। तो ये लॉ जो है, वैसे भी अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट और अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन जो है वो अगर चेंज ना हो तो उस कंडक्टर के एंड्स पर जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाले करंट के। तो जो वो पोटेंशियल डिफरेंस है या हम इसे कहें वोल्टेज, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट के। लेकिन कब? जब कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन जो है वो चेंज ना हो। तो जब हम इस लॉ को लिखते हैं तो खासकर मैं अधिकांश बच्चों में एक चीज बोर करता हूँ, वो ये कि वो लॉ जो है वो सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि किसी भी कंडक्टर के एंड्स पर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके अंदर फ्लो होने वाले करंट के। लेकिन कंप्लीटली अगर हम इसे देखने की कोशिश करें तो हम ये जो लाइन है फिजिकल कंडीशन में चेंज ना होना, इसे भूल जाते हैं। तो सिर्फ उतनी बात से अगर हम बात करें तो ओम्स लॉ जो है वो वैलिड नहीं हो पाएगा। पॉसिबल नहीं है कि हमेशा जो है वो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो जाता है अगर हम पावर की बारे में बात करते हैं। तो पावर की अगर हम बात करें तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इंटू आई। मतलब ये वोल्टेज है और ये हमारा करंट है। तो यहाँ से अगर हम देखने की कोशिश करें तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का भी हो जाता है। तो ये वो कंडीशन नहीं है। अब अगर हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी प्रूव करना है तो हमें ये मानकर चलना पड़ेगा, ये चीज लेकर चलना पड़ेगी कि कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन जो है वो चेंज ना हो। अब फिजिकल कंडीशन कैसी? पहली अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो कंडक्टर का टेम्परेचर जो है वो वेरी ना करे, चेंज ना होता रहे। अगर कंडक्टर का टेम्परेचर वेरी होता रहेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उस पर भी एक इफेक्ट आएगा और वो भी चेंज होगा। और उस केस में वोल्टेज और करंट जो रहेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना रहे। दूसरी अगर हम बात करें तो कंडक्टर की डायमेंशन मतलब लेंथ में किसी भी टाइप का चेंज ना हो। ऐसा ना हो कि हम कंडक्टर में करंट को फ्लो कर रहे हैं और कंडक्टर की लेंथ जो है वो इंक्रीज होती चली जा रही है और उसी के रिस्पेक्ट में जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो छोटा होता चला जाएगा। इससे होगा क्या, रेजिस्टेंस जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। और ओम्स लॉ जो है वो कांस्टेंट रेजिस्टेंस के बारे में बात करता है। तो इस लॉ को हम शुरू करते हैं एक सिंपल से ग्राफ के साथ कि अगर मैं एक्स एक्सिस पर वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज को ले लूं और वाई एक्सिस पर मैं फ्लो होने वाले करंट को ले लूं। जैसे जैसे मैं अप्लाइड वोल्टेज में मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में को बढ़ाता चला जाऊंगा तो उसी के रिस्पेक्ट में उसी के साथ करंट जो फ्लो हो रहा है वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट भी जो है कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जा रहा है और यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। मतलब अप्लाइड वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के। अब ये तो पता चला कि वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं तो वैसे वैसे करंट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन हम कितना वोल्टेज बढ़ाएं तो कितना करंट बढ़ेगा, इसे पता करने के लिए इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हुए हम यहाँ पर लिख रहे हैं इक्वल का साइन। और इन दोनों साइड को बैलेंस करने की बात करें तो मुझे इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हुए मुझे एक कांस्टेंट मिलता है जिसको मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इस आर के बारे में बात करें तो ये जो आर है, हियर आर इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इसी आर को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस है वो इस लॉ के अंतर्गत जो है वो कांस्टेंट है। मतलब अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा तब ही ये पॉसिबल है
कि हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो करंट भी जो है वो बढ़ता चला जाएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होगा। तो अगर ये कांस्टेंट ना रह पाया, जो हमने फिजिकल कंडीशन बताई थी कि टेम्परेचर और लेंथ में अगर चेंज ना हो, किसी तरीके का स्ट्रेंथ जो है कंडक्टर के अंदर इंड्यूस ना हो, तो उस केस में क्या होगा, अगर इंड्यूस्ड हो जाएगा तो रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होता चला जाएगा। तो हमें उस रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है, तभी हमारा ओम्स लॉ जो है वो वैलिड हो पाएगा। तो R जो है ये रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें वो इक्वल हो जाता है इस अप्लाइड वोल्टेज और इस I को अगर मैं डिवाइड में लेकर चला जाऊं तो करंट के रेशियो के, वोल्टेज और करंट के रेशियो के इक्वल होता है हमारा रेजिस्टेंस। तो यही था आज के इस वीडियो में। दूसरी बात अगर मैं यहाँ से कहने की कोशिश करूं, अगर हमको रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है तो होना ये चाहिए कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, ओम्स लॉ वैलिड रहे, तो रेजिस्टेंस पर हमारे अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी का किसी भी तरीके का इफेक्ट ना पड़े। अगर इफेक्ट पड़ जाएगा तो भी रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ओम्स लॉ जो है वो कांस्टेंट रेजिस्टेंस की बात करता है, मतलब कि अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट के फ्लो में उसके पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन को प्रोड्यूस करता है, ऑफर करता है। मतलब कंडक्टर का वह गुण जिसमें हमारा कंडक्टर जो है वो करंट को रोकने की कोशिश कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो इसी को हमने कांस्टेंट रखा है। तो यही था आज के इस वीडियो में, और यही थी हमारी फाइनल एक्सप्रेशन ओम्स लॉ की, जिसका हम आगे जो है वो यूज करने वाले हैं। उम्मीद है ओम्स लॉ पर बनाया गया ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।